A very good morning to all of you. Myself Junaid Ahmed, and today we are going to start Indian Economy Chapter 1, Class 12th Commerce. Yesterday and day before yesterday, or you can say that from the last 3 or 4 days, we are going to discuss the future of Indian economy on the eve of independence. बच्चों, हम लास्ट 3 डेज से इस चैप्टर को की स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर से सबसे जो प्रेजेंट पोर्शन है वो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का है, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हुई। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी आपके सामने 2 फीचर्स डिस्कस कर चुके थे। अब थर्ड फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर इफेक्टेड हुई, उससे इंडियन एग्रीकल्चर इफेक्ट हुआ, इंडस्ट्री फील्ड इफेक्ट हुआ, और जब इंडस्ट्री फील्ड इफेक्ट हुआ तो उसके अंदर बैकवर्डनेस स्टार्ट हुई। और बैकवर्डनेस के लिए कहा गया कि इंडस्ट्रीज का बैकवर्डनेस उनके टाइप्स में होने वाली इंडस्ट्रीज का बैकवर्डनेस है। तो पहला पॉइंट, वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। हमारे यहां ब्रिटिशर्स के रूलिंग के टाइम पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल प्रिपेयर करने वाली इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ग्रोथेबल थी। तो जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया तो उस टाइम इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हुई, और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को पहचानने के लिए क्या देखा गया कि हमारे यहाँ की जितनी भी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं और हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो सब क्या हो गई, उनकी कमी होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि उनके अंदर एम्प्लॉइज का ना होना, लेबरर्स का ना होना, वहां पर उस इंडस्ट्री को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ना होना, ये एक कॉज बना। उसके बाद दूसरी बात ये देखी गई कि इंडस्ट्री का बैकवर्डनेस कैसे हुआ, कि प्रोडक्शन ऑफ द मशीन्स वाज नेग्लिजिबल। ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर जो रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज को अवेलेबल होना चाहिए था वो इंडस्ट्रीज को अवेलेबल नहीं होने दिया। उस रॉ मटेरियल को उन्होंने अपने ब्रिटेन के अंदर एक्सपोर्ट करा दिया। जब इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो उनका प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके साथ साथ अगर आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड है लेकिन आपकी मशीन्स प्रोवाइड नहीं है, क्योंकि मशीन्स जो हैं वो अब्रॉड कंट्रीज है, हमारे यहाँ पर इंपोर्ट कराई जाया करती थी, उसके मशीन्स के इंपोर्ट के ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल अप कर दिया। इसलिए हमारा प्रोडक्शन जो है उन इंडस्ट्रीज का, चाहे बेसिक इंडस्ट्रीज हो या हैवी इंडस्ट्रीज हो, उनका जो है प्रोडक्शन कंट्रोल अप हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। इसलिए हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये बहुत परसेंटेज के अंदर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश थी। तो कहीं कहीं पर जो हमारे रूरल एरियाज हुआ करते थे वहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं वो एस्टेब्लिश की गई। तो ये देखा गया कि इंडियंस जो हैं वो अपने
कॉटेज इंडस्ट्री के थ्रू भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स ने स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी बंद कर दिया और वो भी जो हैं उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं हुआ और उनके ऊपर भी क्या कहना चाहिए कंट्रोल अप किया गया थ्रू द टैक्सेस, इसलिए उनका ऋण होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहचाना कि इंडियन इंडस्ट्रीज डिपेंडेड अपॉन इंपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। मैंने आपको ये बताया कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया विदाउट चार्जिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, और उस रॉ मटेरियल को अपने ब्रिटेन के अंदर वहां की इंडस्ट्री को ग्रोथ कराने के लिए उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज किया गया और उन फिनिश गुड्स को इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराया गया, जिससे इंडिया के मार्केट में फॉरेन गुड्स अवेलेबल हो सके और इंडियन कस्टमर्स के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड फॉरेन गुड्स की इंडियन गुड्स के सामने राइज हो सके, बढ़ सके। तो यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड हो गई कि वहां अगर फिनिश गुड्स ब्रिटेन से इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है तब वो फिनिश गुड्स अवेलेबल इंडिया के मार्केट में होगा और तब उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कस्टमर तक, इंडियन कस्टमर तक उनको पहुंचाया जाएगा। और हमारी जब इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्री के पास न रॉ मटेरियल अवेलेबल है न लेबर अवेलेबल है इजीली, तो फिर हम डिपेंड किस पर होकर रह गए? उस फिनिश गुड्स पर जो कि ब्रिटेन से इंपोर्ट कराया जा रहा है इंडिया के अंदर, हम उस पर डिपेंड होकर रह गए। तो ऑटोमेटिकली जब एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल हो रहा है तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज जो हैं वो ग्रोथ कर रही हैं और इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिस्ट्रक्ट होती जा रही हैं, डिग्रेड होती जा रही हैं। इसलिए हाँ, इंडियन इंडस्ट्री जो है वो ऑटोमेटिकली किस तरफ चली गई? बैकवर्डनेस की तरफ चलती चली गई। उसके बाद फोर्थ फीचर जो इंडियन इकोनॉमी का दिखाई दिया है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो दिखाई दिया है रैम्पेंट पॉवर्टी। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ये हमेशा जहां भी होते हैं, जिस कंट्री के अंदर भी होते हैं, वहां उसकी ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिपेंडेंस में के टाइम पर भी थी और अब भी है, वो है पॉपुलेशन, बल्क ऑफ पॉपुलेशन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की रही है, पहले भी थी, अब भी है। और पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होना एक अलग चीज है, लेकिन उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंदर एक पुअर बल्क का होना, यानी कि लोअर क्लास पीपल्स का की परसेंटेज उस टोटल पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा होना, ये और नुकसान है हमारे क्या कहना चाहिए कंट्री की ग्रोथ के लिए। पॉपुलेशन बढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पॉपुलेशन के अंदर अगर हाई क्लास पीपल्स हैं, ज्यादा इनकम वाले लोग हैं, कैपिटलिस्ट पर्सन्स हैं, मिडिल क्लास के लोगों की इनकम राइज हो रही है, तो हमारे कंट्री की ग्रोथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पॉपुलेशन के अंदर पुअर लोग इन्वॉल्व हो गए, उनकी परसेंटेज ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, लोअर क्लास पीपल्स ज्यादा इन परसेंटेज के साथ इन्वॉल्व हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे कंट्री की ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई। पॉपुलेशन ग्रोथ के रुकने का सबसे मेन कॉज है, और इस पॉपुलेशन
के बल्क होने की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स और अराइज होते हैं। जैसे जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो हमारे सामने सबसे पहला पॉइंट अराइज होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, और इसी अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से फूड की डेफिशिएंसी होती है, शेल्टर की डेफिशिएंसी होती है, क्लोथिंग की डेफिशिएंसी होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से ही सबसे बड़ा जो अराइज होना है वो पॉवर्टी का अराइज होना है। तो मैंने आपको बताया कि जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर देखा गया तो पता ये लगा कि हमारे कंट्री के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। उसका डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और पॉवर्टी किस लिए ज्यादा है कि हमारे यहाँ सबसे पहली बात क्या है कि पॉपुलेशन बल्क में है, और वो पॉपुलेशन जो कि पुअर लोगों की है, जो कंट्री पर बर्डन है, जो कंट्री पर बर्डन है, तो इसलिए कंट्री ग्रोथ नहीं कर सकता। और इसी बल्क ऑफ पॉपुलेशन की वजह से हमारे यहाँ लैक ऑफ फूड होता है, उसके साथ साथ शेल्टर होता है और क्लोथिंग होती है। और इसी बल्क ऑफ पॉपुलेशन की वजह से हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कोज टू रेज द पॉवर्टी। पॉवर्टी को बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब मैंने आपके सामने कल 2 फीचर डिस्कस किए थे, और आज मैंने आपके सामने 2 फीचर्स डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर से इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन्वॉल्व किया जाता है, और उसके साथ साथ रैम्पेंट पॉवर्टी भी इंक्लूड की जाती है। मैंने आपको इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के 4 कॉजेज बताए हैं, जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि हाँ, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इंडिपेंडेंस के टाइम पर हुई और हमारी इकोनॉमी पर उसका इफेक्ट पड़ा, और उसके साथ साथ रैम्पेंट पॉवर्टी जो आपके बल्क ऑफ पॉपुलेशन की वजह से राइज हुई, उसके बाद राइज हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट कोज बना पॉवर्टी का, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट भी इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा। इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो डिग्रेड होती चली गई, डाउनग्रेड होती चली गई। थैंक यू।